आप लोग, जैसा कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि हम लोग लगभग 30 दिन तक यहाँ पर वन दरोगा के लिए एक कोर्स चला रहे हैं। आज ये आप लोगों का दूसरा दिन होगा। कल हमने यहाँ पर पहले दिन में आप लोगों को एक साइंस का चैप्टर था जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, अच्छे से समझा दिया था। आज हम लोग यहाँ पर दूसरे दिन उसका दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो देखो, थोड़ी सी लंबी जरूर होगी क्योंकि आपको समझाना पड़ता है एक एक चीज़। यदि आप लोगों को रटाना होता तो यहाँ पर हम लोग इसको 15 मिनट में भी ख़त्म कर देते, परंतु यहाँ पर लगभग 40 से 50 मिनट इस वीडियो में जरूर लग जाएंगे। जो विद्यार्थी सीरियस हैं वो पूरा वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर वन दरोगा कितना अच्छा पद है और आप लोगों को यहाँ पर फ्री में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं पहले ही बोलता हूँ, मेरे द्वारा जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने इनको अच्छे से बनाया है। उसके बाद मैं आपको इसको समझाता हूँ। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होता है, अपनी किताबों से, एनसीईआरटी की बुक से इसको अपने आप एक बार फिर से पढ़ना होता है। जब आप लोग इसको स्टार्टिंग से ही बुक से पढ़ते हैं तो आपको समझ में वो चीज़ें नहीं आती, परंतु अब यहाँ पर जब आप मेरे जैसे, मैं आपको पूरा चैप्टर आधे घंटे में या 45 मिनट में पूरा करवा दूंगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपनी किताब खोलकर खुद से भी पढ़ना है। मैं वादा करता हूँ 2 बार जब आप ये चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद कोई सा भी प्रश्न आएगा तो आप लोग वहाँ पर गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा दूसरा दिन है। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कल हमने क्या किया था, तो मैं थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पर कल करवाया था पदार्थ क्या है, तो पदार्थ के बारे में बताया था मैंने, जिसमें द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरेगा उसको तो पदार्थ की यहाँ संज्ञा दी गई है। ठीक है, पदार्थ की अवस्था कौन कौन सी हैं, 5 अवस्थाएं हैं, जिसमें आप लोगों के 9th क्लास में 3 ही अवस्था हैं, गैस, ठोस, द्रव। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, ये मैंने बता दिया था कल। मैंने भौतिक विधि में यहाँ आपको एक एक चीज़ बता दी थी जब हमने पदार्थ का वर्गीकरण किया था। ये आधुनिक स्तर पर पदार्थ का वर्गीकरण है। मैंने प्राचीन स्तर पर जब कर्णाद ने 5 भागों में पदार्थ को बांटा था, आप लोगों को पता होना चाहिए, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जब इन चीज़ों में बांटा था, ये भी मैंने आपको कल अच्छे से बता दिया था। परंतु आज हम लोग यहाँ पर सिर्फ रासायनिक विधि पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अंतर्गत क्या पदार्थ की परिभाषा है, इसको भी आप चलो देख लेते हैं। देखो, रासायनिक विधि के अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूं तो पदार्थ क्या होता है, तो यहाँ पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला कि पदार्थ शुद्ध और दूसरा मिश्रण। याद रखना, पदार्थ यहाँ पर परिभाषा तो वही रहेगी, द्रव्यमान और जो स्थान घेरेगा, परंतु इसमें कैसे पता लगे कि ये पदार्थ शुद्ध है, ये पदार्थ अशुद्ध है या फिर इसमें मिश्रण है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेकर कहता हूँ कि दूध, जो आप लोगों के घर में दूध आता है, क्या वो शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है, तो आप लोग कहेंगे कि वो मिश्रण है। ठीक है, जो आपके घर में शुद्ध देसी घी आता है तो वो क्या है, वो भी मिश्रण है। देखो, इसमें आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए कि यहाँ पर साइंस की लैंग्वेज में, जिसको मैं विज्ञान की भाषा में कहूँगा, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, देखो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, एक ही कणों से मिलकर जब कोई पदार्थ बनता है तो उसको क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर आप लोगों का तत्व आएगा और यौगिक आएगा। ये आप लोगों की रिवीजन क्लास है, यहाँ पर हम लोग बिल्कुल डीप में नहीं जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने इससे, देखो ये री एग्जाम है, यानी उन्हीं बच्चों का है जिन्होंने एक बार ये पूरा पढ़ रखा होगा। ठीक है, मैं बस आप लोगों के लिए यहाँ पर रिवीजन क्लास लाया हूँ। यदि आप लोग इसको डीप में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जितने भी नए विद्यार्थी हैं, मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड हो रही हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर 15 फरवरी को मिल जाएगा। उससे पहले कोई भी मेरे से यहाँ पर पीडीएफ की बात नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं तत्व। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। तत्व, देखो तत्व कौन कौन से होते हैं, इसमें लोहा हो सकता है, कॉपर हो सकता है आप लोगों का, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सोना हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो यदि मैं बात करूँ तो देखो, लोहे के अंतर्गत लोहे की कण होंगे, है ना। यदि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कॉपर के अंतर्गत, तो कॉपर के ही कण होंगे। तो यानी समान तत्व के कण एक ही प्रकृति के होते हैं जब, तो उसको तत्व कहा जाता है। यानी मैं कहूँगा मूल पदार्थ का जो मूल कण होता है ना, पदार्थ का जो मूल कण होता है उसको तत्व कहा जाता है। ये प्रश्न डायरेक्ट बन जाते हैं कि पदार्थ का मूल तत्व क्या है, क्या आप इसको समझते हैं, तो वहाँ पर यौगिक दे देगा, तत्व दे देगा, विषमांगी दे देगा, समांगी मिश्रण दे देगा, तो तत्व उसका सही उत्तर हो रहा होगा।
ठीक है, अभी मैं आगे इसकी पूरी परिभाषा भी करवाऊंगा, अभी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तत्व क्या है? तत्व आप लोगों को पता होना चाहिए, 118 तत्व आप लोगों के अभी तक खोजे गए हैं, जिसमें से कुछ धातु हैं, कुछ उपधातु हैं, कुछ अधातु हैं। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पर उपधातु आप लोगों की 7 हैं। ये सारी चीज़ें मैं अभी अच्छे से समझाने वाला हूँ। सिर्फ आप लोगों को एक हम अभी बाहर की तरफ से स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके इसके अंदर घुसेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ यौगिक की, तो यौगिक क्या होता है? दो तत्वों से, याद रखना जो मैंने लिखा है इसको ध्यान से सुनना, दो तत्वों से मिलकर एक निश्चित अनुपात में, जो चीज़ें मैंने बोली इसको ध्यान से सुन लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा। देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने, दो तत्वों से मिलेगा, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलेगा। पहली बात, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलेगा, और दूसरा यहाँ पर एक निश्चित अनुपात होगा। ठीक है, निश्चित अनुपात होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ निश्चित अनुपात, तो ध्यान से देखेंगे। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर CO2 में कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अब मैं बात करता हूँ CO की, तो CO क्या है आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पर एक निश्चित अनुपात है। यदि मैं यहाँ पर 2 लगा देता हूँ तो क्या आपका CO2 क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये दोनों अपने आपस में दोनों अलग हैं, यानी हर एक की प्रकृति अलग होगी। हर एक का यहाँ पर देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड आप लोग जानते हैं जहरीली गैस है। अगर ये आपके अंदर चले जाएगी तो आप लोग यहाँ पर ये विषाक्त गैस है। अगर आप लोग यहाँ पर CO2 तो आप खुद ही छोड़ते हैं। आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझें, क्योंकि यहीं पर आप लोगों ने अगर बेसिक समझ लिया तो आगे जब मैं जब पूरी क्लास करवा रहा हूँ, 31वां लेसन करवा रहा हूँ, तब आपको पीछे ये चीज़ें नहीं पूछनी है कि सर यौगिक क्या था, तत्व क्या था। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, देखो शुद्ध पदार्थ की बात हो गई। शुद्ध पदार्थ एक ही तत्वों से मिलकर बने हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूं इसके अंतर्गत, तो दूसरा क्या इसका टाइप है, तो उसको कहते हैं मिश्रण। मिश्रण बहुत इंपॉर्टेंट है। मिश्रण से ही आपके ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं। कैसे बनते हैं ये अभी सब बता देते हैं। देखो, सबसे पहला जो मिश्रण होता है समांगी मिश्रण होगा। दूसरे मिश्रण को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिसमें, ध्यान से सुनना, देखो पहले मिश्रण की परिभाषा सुन लो। मिश्रण उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलेंगे, या यौगिक मिलेंगे, या तत्व या यौगिक दोनों मिलेंगे, उसे ही कहते हैं। परंतु मैंने यौगिक में क्या कहा था? सिर्फ दो या दो से अधिक तत्व। इसमें तत्व भी मिल सकते हैं और इसमें यौगिक भी मिल सकते हैं। ठीक है, दोनों तत्व अगर इसमें मिलेंगे, और यहाँ पर अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए। समांगी मिश्रण के अंतर्गत यदि अगर मैं बात करूँगा, तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिसमें समान रूप से उसका आपको पता नहीं लगेगा। देखो समांगी मिश्रण में क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूँ पानी में नमक, अगर मैंने पानी है, ठीक है, ये पानी है, इसमें मैंने अगर नमक डाल दिया, मान लो नमक डाल दिया, तो ये पूरा घुल जाता है। आपको ये दिखेगा नहीं, परंतु ये एक मिश्रण है, इसी को समांगी मिश्रण कहा जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसको कौन सी विधि द्वारा निकाला जाएगा दोबारा, तो ये आपको पता होना चाहिए, वाष्पीकरण की विधि द्वारा निकाला जाएगा। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि समुद्र का जो पानी है, समुद्र के पानी में जो आपका खारापन है वो आपके वहाँ पर नमक है उसके कारण है। तो समुद्र से जो नमक निकाला जाता है वो कौन सी विधि द्वारा निकाला जाता है? वाष्पीकरण की विधि द्वारा निकाला जाता है। देखो कभी कभी इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, जैसे रेता, बालू, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो पहले उसको क्रिस्टलीकरण किया जाता है। फिर उसके अंतर्गत जैसे पानी में, देखो पानी में क्या होता है ना, नमक ये बिल्कुल घुल जाता है। तो यानी इसको तभी निकाल सकते हैं जब पानी पूरा उड़ जाएगा। आपको पता है पानी यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस में, कल मैंने अच्छे से बता दिया था, क्वथनांक यहाँ पर क्या होता है जल का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उस पर यहाँ पर ये पानी उड़ जाएगा, और यहाँ पर जो शेष बच जाएगा वो नमक बच जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा समांगी मिश्रण क्या है, जिसमें पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें पदार्थ पूरी तरह से घुल जाते हैं उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। अब देखो एक यहाँ पर हवा आ गया, उदाहरण है हवा। अब हवा को आप लोग देखेंगे तो हवा तो सिर्फ आपको महसूस होती होगी, परंतु हवा के अंतर्गत आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिलेगी, आप लोगों को जलवाष्प भी मिलेगी, नाइट्रोजन भी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी। इन सब का अपने आप अनुपात है। याद रखना, यहाँ पर जो मैंने यौगिक बोला था इसका निश्चित अनुपात है, परंतु मिश्रण में यहाँ पर दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक अनिश्चित अनुपात में जो मिश्रण बनाते हैं या जो भी पदार्थ बनाते हैं उसको मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण वह होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के यहाँ पर मिश्रण मिलेंगे, एक ही प्रकार के यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा बिल्कुल पूरा घुल जाएगा। इसमें आपको नग्न आंखों से अगर इसको देखने की कोशिश करेंगे नहीं दिखेगा, परंतु यहाँ विषमांगी मिश्रण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोलूँगा। और जो समांगी मिश्रण है ना, इसी को वास्तविक सॉल्यूशन भी कहा जाता है। वास्तविक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, रियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, मैं आपको बता देता हूं, रियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें
आप लोग उसको पूरी तरह से घोल लेते हैं, उसमें उसका सामान्य यहाँ पर अणुओं में पूरी उसकी जगह फिट हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि ठोसों के उसमें जो रिक्त स्थान होता है कम होता है, द्रव में यहाँ पर ठोसों से ज़्यादा होता है और गैस में उससे ज़्यादा होता है। तो द्रव की बात कर रहे हैं तो सॉल्यूशन आप लोगों का द्रव में ही होगा, आपको पता होना चाहिए। तो द्रव के अंतर्गत जो आपके छोटे छोटे यहाँ पर छिद्र होंगे उसमें अगर मैंने नमक डाला तो नमक पूरा उसका स्थान ले लेता है, इससे तल उसका तल भी नहीं बढ़ेगा परंतु वो पूरा यहाँ पर नमकीन पानी हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, ये एक रियल सॉल्यूशन है, इसलिए रियल सॉल्यूशन जिसको वास्तविक विलयन कहते हैं, वास्तविक विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो मैंने देखो आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जरूर आपके लिए समझ में आ रही होंगी, आशा करता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, देखो जो ये विषमांगी मिश्रण है आप लोगों को पता होना चाहिए। विषमांगी मिश्रण को यहाँ पर मैंने दो भागों में बांट चुका हूँ। विषमांगी मिश्रण आप लोगों का यहाँ पर निलंबन भी होगा और कोलाइड भी होगा। ठीक है, मैंने अभी रियल सॉल्यूशन की बात करी थी, वो आपका विषमांगी मिश्रण है। और कोलाइड की बात करूँगा तो जिसके कोलाइड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए धुआं हो गया, आपका कोहरा हो गया, दूध हो गया, ये सब कोलाइड के अंतर्गत आएंगे। निलंबन तो आप लोगों को पता ही होता है, पानी में बालू, यानी आप समझ रहे होंगे पानी में बालू को कैसे करके अलग करेंगे, आप उसको छान कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा। चाय पत्ती को कैसे निकालते हैं चाय में से, ये सारी चीज़ें देखो आपके आसपास की चीज़ें हैं। यदि आपने प्रैक्टिकल किया होगा 9th और 10th क्लास में तो आपको ये सारी चीज़ें अभी सरल लग रही होंगी। वरना यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझाएं तो आप लोगों को क्या करना होगा, देखो थोड़ा सा वेट करना होगा। 1 तारीख को आप लोगों को टेलीग्राम में हम लोगों को मैसेज करना होगा। देखो जितने विद्यार्थी यहाँ पर जुड़ रहे हैं हमारे से, तो मैं कहूँगा टेलीग्राम में जुड़ जाइए आप लोग। 1 तारीख से आप लोगों के लिए एक अलग से बैच बना के मैं वहाँ पर अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल ढंग से। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ अभी मैं जितना ये करवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा इनफ है। इसमें इसके बाद आप लोगों को MCQ करने चाहिए 1 महीने। ठीक है, तो मैं ये आपको जो पूरा सीरीज चला रहा हूँ 30 दिन की, पहले आप ये पूरा देख लीजिए। उसके बाद जो भी चीज़ छूटेगी वो मैं MCQ में पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम तत्व की। देखो तत्व मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, तत्व क्या है, वह मूल पदार्थ हैं जिन्हें रासायनिक और भौतिक प्रक्रिया द्वारा विभाजित नहीं कर सकते। आपको मैंने पहले ही बोला ना, ये मूल पदार्थ हैं, इनको और क्या ही तोड़ोगे आप लोग। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन को कहूँगा, ऑक्सीजन को आप क्या ही तोड़ोगे। हाइड्रोजन को बोल दूंगा, आप क्या ही तोड़ोगे इसे। हाँ, अगर मैंने H2 बोल दिया, H2O बोल दिया तो इसको आप लोग अच्छे से तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपसे CO2 बोल दिया तो आप इसको तोड़ सकते हैं। इसको रासायनिक विधि द्वारा तोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं है भौतिक विधि द्वारा तोड़ा जाएगा, ये अभी मैं आगे बात करूंगा। परंतु तत्व क्या है, तत्व सिर्फ सिंगल है, ऐसा पदार्थ जिसमें उसी के कण मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ लोहा, चांदी, सोना, कार्बन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं तत्व कितने प्रकार के हैं। देखो जब हम आपको 10th क्लास का यहाँ पर मैं छठा या आप लोगों को 5वां चैप्टर करवाऊंगा आवर्त सारणी वाला, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। आवर्त सारणी में 118 तत्व यहाँ पर अभी तक खोजे गए हैं, जिसमें धातु हैं, अधातु हैं और उपधातु हैं। अगर मैं उपधातु की बात करता हूँ तो उपधातु आप लोगों के 7 प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और धातु कौन कौन से हैं, देखो आप लोगों ने अगर पीरियोडिक टेबल अच्छे से पूरी देखी है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इतना एरिया, देखो ये जो इतना एरिया है ना आप लोगों का, अगर जो समझने वाला विद्यार्थी है जरूर समझेगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका, देखो जो आवर्त सारणी का ये वाला एरिया है इसको धातु कहते हैं। नीचे जो है ये भी धातु है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ इधर की, तो ठीक है इधर ये वाला जो एरिया है इसको उपधातु कहते हैं। और ये वाला अक्रिय गैसों का होता है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और जो इधर साइड को होता है ये उपधातु का होता है, जो सिर्फ 7 प्रकार की हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। चलो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बीच में अंतर क्या क्या है। तो यहाँ पर बात करते हैं धातु, अधातु और उपधातु की या अर्धधातु की। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं धातु, देखो धातु चमकीली होती है, ये ताप और विद्युत की सुचालक होती है। देखो ये डायरेक्ट पूछे जाएंगे प्रश्न, अभी यहाँ पर आप लोगों को सिंपल लग रहे होंगे परंतु वहाँ डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा, निम्न में से किस धातु, निम्न में से किस तत्व को, निम्न में से किस तत्व को यहाँ पर आघातवर्ध किया जा सकता है या तन्य किया जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए धातुओं को किया जाता है। तत्व में धातुओं को यहाँ पर आघातवर्धीय यानी उसको पीट पीट कर चादर के फॉर्म में बढ़ा सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक मोटा लोहा होता है उसको मारते मारते पतली एक चादर बना देते हैं, तो इसको आघातवर्धीय कहते हैं। तन्य का मतलब होता है एक सोना, सोना है आप लोग जानते हैं 1 ग्राम से लगभग 2 किलोमीटर तक, आपको अच्छे से पता होगा 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक की एक लंबा तार बना सकते हैं। तो धातु यहाँ पर तन्य है।
अगर मैं बात करता हूँ, जब हम धातुओं को आपस में पीटते हैं तो उसमें से ध्वनि की आवाज़ आती है, तो इसमें ध्वनि का गुण भी पाया जाता है। लोहा और कॉपर इसके उदाहरण होंगे। ठीक है, और धातु के अंतर्गत बात कर लेते हैं तो ये पूरा इसका उल्टा होता है धातु का, ये चमकीली नहीं होती, ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, आघात वर्ध्य और तन्य नहीं होते। अगर मैं बात करता हूँ, ये ध्वनि का गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। कार्बन के अंतर्गत बात करेंगे, देखो ये आप लोगों का यहाँ पर आएगा कार्बन के अपर रूप कोयला और हीरा। तो ये मैं आप लोगों को 10th क्लास की जब यहाँ पर क्लास ले रहा हूँ तब आपको अच्छे से समझाऊंगा, वरना अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि कार्बन अपने आप में एक सब्जेक्ट है। याद रखना, कार्बन ही पूरा याद रखना, पूरा जो आप लोगों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर आप लोग एक होंगे ऑर्गेनिक, एक है आपकी केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जो आपका कार्बन है, कार्बन खुद ही एक यहाँ पर बहुत बड़ा सब्जेक्ट रोल निभाता है। तो कार्बन की एक अलग ही लेसन है, इसको मैं अलग से समझाऊंगा आपको। अभी आप लोगों को सिर्फ जितना समझा रहा हूँ उतना ही समझना है। ठीक है, मैंने आपको धातु समझा दिया, धातु और अधातु में अंतर। अब हम बात कर लेते हैं उपधातु क्या है। देखो पहले तो बता दूं, उपधातु वो है जो धातु और अधातु के, धातु और अधातु के बीच में आने वाली कड़ी को उपधातु कहते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें होंगी इन दोनों के बीच में उसको उपधातु कहते हैं। इससे ही आपके यहाँ पर क्या बनेंगे, मिश्र धातु बनती हैं। जैसे धातुओं में कुछ धातु यहाँ पर उपधातु मिल जाती हैं तो मिश्र धातु बना दी जाती हैं। तो अब ये 7 प्रकार की कौन कौन सी हैं, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और आपके पोलोनियम। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब तक हमने यहाँ पर तत्व को समझ लिया। तत्व 118 प्रकार के थे, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु को समझा। अब हम यौगिक को समझ रहे होंगे। यौगिक यहाँ पर देखो अभी ये चल रहा है शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत ही। ठीक है, तो ये शुद्ध पदार्थ का दूसरा पार्ट है। शुद्ध पदार्थ मैंने आपको बता दिया था, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, परंतु एक निश्चित अनुपात में। ठीक है, तो निश्चित अनुपात के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा NaCl का खुद एक उदाहरण है आपका यहाँ पर चीनी। चीनी से बहुत बार देखो ये डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C12H22O11। ये पिछली बार प्रश्न बना है, मैं पहले ही बोलूँगा, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो मैं आपको सारे करवा रहा हूँगा। एल्कोहल में एथिल एल्कोहल का आया था पिछली बार, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर सबसे पहला आपको ये देखना है परिभाषा में यौगिक के, उसमें सबसे पहले निश्चित अनुपात मैंने आपको अच्छे से बता दिया। निश्चित अनुपात क्या है CO2 और CO के, उसमें मैंने आपको ऊपर बता दिया है। अगर मैं बात करता हूँ 2 या 2 से अधिक तत्व यहाँ पर मिलेंगे और एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो वही यौगिक हो रहा होगा। अगर मैं बात करता हूँ इसके भौतिक प्रक्रिया द्वारा, इसको हम अलग नहीं कर सकते। याद रखना, यहाँ पर अगर मैं तत्व की बात करूँगा तो तत्व को तो हम कैसे भी यहाँ पर अलग नहीं कर सकते, वो अपने आप में संपूर्ण होता है, उसको हम कभी अलग नहीं कर सकते। परंतु यौगिक में हम भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते, परंतु कुछ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए पानी और ऑक्सीजन को कैसे करके हम यहाँ पर इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हैं। पानी के अंतर्गत अगर H और 2 में अगर हमें आयन तोड़ने हैं तो हम कैसे करके इसको हम लोग यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही, यौगिक को बस इतना याद रख लेना, यौगिक को सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, मिश्रण की बात कर लेते हैं। तो मिश्रण के अंतर्गत मैंने आपसे पहले ही बोला था एक अनिश्चित अनुपात में होगा, इसमें अनुपात नहीं होता है। किसी भी अनुपात में जब 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिक या दोनों के दोनों मिल जाते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के थे, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण और समांगी मिश्रण मैंने पूरा अच्छे से बता दिया, पूरा ऊपर मैंने आपको अच्छे ये चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मिश्रण के अंतर्गत देखो समांगी और विषमांगी है। समांगी मिश्रण में मैंने आपको पूरा बता दिया था, जिसमें मिश्रण जिसकी बनावट समान होती है। यानी आप लोगों को पता होगा एक पानी है, पानी में यहाँ पर मैंने नमक डाला या चीनी डालूंगा, पूरी अच्छी तरह घुल जाती है, तो ये एक समांगी मिश्रण है। इसके कणों को हम कभी भी अलग अलग नहीं पहचान सकते। आपने देखा होगा क्या, पानी जब आपका शरबत बन जाता है, शरबत तो नहीं कहेंगे, देखो पानी में अगर हमने नमक डाला तो नमक के अंतर्गत अगर आप देखेंगे क्या वो आपको नमक दिखता है, वो तो पूरा घुल जाता है ना उसमें। ऐसे ही करके यदि आपने इसकी जगह यहाँ पर रेत डाल दिया तो रेत आप लोग देखेंगे उसकी तलहटी में जा रहा होगा। यही कारण है कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है, ऐसा मिश्रण जिसको हम लोग पृथक रूप से देख सकते हैं इस मिश्रण को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चीज़ को आप लोग देख लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं, तत्व और यौगिक के बीच अंतर देख लेते हैं। कुछ तत्व के अंतर्गत अगर यौगिक की बात, इन दोनों के अंतर की बात करेंगे तो तत्व, इनमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन,
यहाँ पर लोहा हो गया, Fe हो गया, ठीक है, Cu कॉपर हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। 118 तत्व थे, उपधातु, धातु और धातु, ये मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। देखो मैं एक एक चीज़ आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, कल के दिन यहाँ से अगर प्रश्न आते हैं, ठीक है। दूसरा आप लोगों का आएगा, इन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, ये मैंने पहले ही बता दिया। ये मूल रूप होते हैं, याद रखना, पदार्थ का कोई मूल रूप है तो वो तत्व होता है, ठीक है। यौगिक की बात कर लेते हैं तो ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है, एक निश्चित अनुपात में होगा, ये चीज़ को देखना। इसको सिर्फ रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग किया जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब मिश्रण और यौगिक के बीच में कुछ अंतर देख लेते हैं। मिश्रण और यौगिक के बीच में अंतर क्या होता है, किसी भी अनुपात में होते हैं, ये मैंने पहले ही बोला था मिश्रण के बारे में। ये दो या दो से अधिक तत्वों से भी मिलकर बन सकते हैं, यौगिक से भी मिलकर बनेंगे, परंतु यौगिक में क्या होगा, पहले तो ये एक निश्चित अनुपात में होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि निश्चित अनुपात में होगा। दूसरा, ये दो या दो से अधिक तत्वों से, सिर्फ तत्वों से मिलकर बनेगा यौगिक, ठीक है। मिश्रण किससे बनेगा, तत्वों से भी मिलकर बनेगा और यौगिकों से भी मिलकर बनेगा, याद रखना, तत्वों से भी और यौगिकों से मिलकर बनते हैं मिश्रण, सिर्फ तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक, जिसमें हम एक निश्चित अनुपात की भी बात करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ आपको, देखो मेरे को पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा होगा, आप लोग जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ भी रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आप लोग मेरा ये वीडियो एक या दो बार जरूर देखें। आशा करता हूँ पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तब भी नहीं आएगा तो देखो आपके लिए टेलीग्राम का ग्रुप खुला हुआ है, वहाँ पर जुड़ें, आप लोग मेरे चैनल को ज्वाइन करें। सबसे पहले देखो हम आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, यदि आप लोग यहाँ पर उत्तराखंड के, देखो मैं ये सिर्फ उत्तराखंड के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग अपने इस ठंड के टाइम पे अपने घर से दूर जाएं, सिर्फ एक आप लोग इस स्टडी के लिए जो आपने 9th और 10th में पहले कभी पढ़ा हुआ है। तो देखो मैं अपने एक्सपीरियंस द्वारा आपको ये अच्छे से समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करना है, वीडियो को अपने दोस्तों को जितना हो सकता है उसको शेयर करें। और आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके हित में ही किया जा रहा है। हम लोग इसके लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं रखी है, इसीलिए नहीं रखी है क्योंकि आप लोग जानते ही हैं यहाँ पर बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो सक्षम नहीं हैं, दूर गाँव में भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ते हैं और उन लोगों को इस ठंड के मौसम में दूर ना जाना पड़े, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों को भी हमारे लिए एक काम करना होगा, वो है सिर्फ आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें अपने छोटे भाई बहनों को, क्योंकि ये 9th क्लास और 10th क्लास की जो ये यहाँ पर मैं साइंस लेकर आ रहा हूँ उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। दूसरा आप लोग देखें यहाँ पर, इन्हें भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था भौतिक विधि द्वारा किसको अलग किया जा सकता है, तो मिश्रण को अलग किया जा सकता है, और इसे रासायनिक विधि द्वारा ये यौगिक को अलग करेंगे, ठीक है। और भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा तत्वों को हम बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते, याद रख देना, ठीक है। रासायनिक विधि द्वारा यौगिक को, भौतिक विधि द्वारा आप लोगों का क्या होगा, मिश्रण को अलग कर सकते हैं, और रासायनिक विधि द्वारा भी किया जा सकता है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इसमें उपस्थित जो संगठक होते हैं, आपके संगठक होते हैं, उनके भौतिक गुणधर्म प्रदर्शित होते हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों का, अगर मैं आपसे बोलता हूँ यहाँ पर, अगर मैं आप लोगों से इसके अंतर्गत बोलता हूँ मिश्रण के अंतर्गत, देखो मिश्रण के अंतर्गत क्या होगा, यदि आप लोग पानी लें और बालू लें तो इसको जब इसको निकाल देंगे तब भी पानी का गुण वही रहेगा। और यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर बालू को देखेंगे तो बालू के अंतर्गत भी गुणधर्म यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे होंगे, परंतु यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आप लोगों का देखो H, यानी आप लोग देखेंगे H, यहाँ पर आप लोग जानते हैं H जो हाइड्रोजन है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और O2, यह दोनों के दोनों आग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परंतु इन दोनों से मिलने वाला तत्व क्या बनेगा, पानी। जो पानी जो अगर मैं बात करता हूँ, देखो H2 क्या है, बहुत ज़्यादा उत्तेजित पदार्थ है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ O2 की यहाँ पर, तो O2 यहाँ पर जो आपका है ये भी आग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन। अब इन दोनों से बनने वाला तत्व क्या है, आप लोग जो यौगिक क्या है आप लोगों का, जल। जल क्या करता है, आग को यहाँ पर क्या कर रहा होता है, बुझा रहा होता है। तो यानी इस चीज़ को नहीं देखना है, मैं पहले ही बोलूँगा, यौगिक में जो आपके स्टार्टिंग में जो दो तत्व होंगे उनसे बढ़ने वाला जो यौगिक होगा उसके गुणधर्म बिल्कुल चेंज हो रहे होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। इसके संगठक का नियत अनुपात नहीं होता और इसके होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। देखो अब मेन चीज़ आती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि वास्तविक विलयन क्या है। यही एक समांगी मिश्रण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, दो या दो से अधिक
समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। नींबू का जल हो गया, सोडा जल हो गया, यह एक स्थायी होता है। इस चीज़ को देख लेना, स्थायी कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा समझा देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो स्थायी इस चक्कर में होता है ना, अगर आपसे बात की जाए यहाँ पर हमने नींबू, यहाँ पर अगर बात करते हैं नींबू को हमने जब पानी में मिलाएंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, पूरे भाग में अच्छे से, ये पूरे भाग में अच्छे से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और ये पूरा का पूरा डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें, यानी मिल जाएगा। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पर नींबू हो, यहाँ पर जो मतलब नींबू का आपने रस डाला था आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। परंतु ये पूरे इसमें आ जाएगा। परंतु इसमें क्या होगा, जब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, इस वाले उसमें जो आपके अभी आने वाले विलियन है, जैसे कोलाइड विलियन है जिसमें तेल आ जाएगा, अगर मैं बात करूँगा वसा आ जाएगी, वो सारी की सारी कोलाइडी विलियन हो जाएगी। जैसे आपकी निलंबन आ रहा होगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर मैंने बालू डाला, बालू क्या करेगा, पहले तो थोड़ा सा ऊपर रहेगा, फिर धीरे धीरे करके अपनी तलहटी में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को देख लेना, ये स्थायी होता है, ये महत्वपूर्ण है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो विलयन को दो भागों में बांटा जाता है, एक विलय में बांटा जाता है और एक विलायक में। तो यदि मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं, देखो ज़्यादा मात्रा में जो भी होगा वो क्या होगा, विलायक होगा। और विलायक हमेशा, अगर मैं बात करता हूं, हम कोई भी चीज़ पानी में मिलाते हैं, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो पानी क्या हो जाएगा, आप लोगों का विलायक हो रहा होगा, ठीक है, पानी विलायक हो रहा होगा। अगर मैं आपसे बात करूं, जो मैंने यहाँ से ऊपर कुछ भी डाला, ठीक है, उसको मैं विलय कहूँगा, चाहे वो नमक हो, चीनी हो, जो भी मैं डालूंगा वो कम मात्रा में ही होगा। इसी के कारण इस चीज़ को आप लोग क्या कहते हैं, विलय कहते हैं और विलायक कहते हैं। यानी कम मात्रा में जो होगा विलयन के अंतर्गत वो विलय होगा, ज़्यादा मात्रा में जो होगा वो विलायक होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है, अगर देखो आपको बिल्कुल परिभाषा के साथ करना है तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। परिभाषा क्या होती है, विलयन में विलयन में विलयन में विलायक के अंतर्गत जो भी चीज़ें घुल रही होती हैं, ध्यान से सुनना, विलयन में विलायक के अंतर्गत जो भी चीज़ें घुल रही होती हैं उसे विलय कहते हैं, और जिसमें विलय घुलता है उसे विलायक कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरे के ये क्या होते हैं, देखो विलय क्या होगा, विलायक में जाएगा और इसमें घुल जाएगा, इससे ही आपकी परिभाषा बनी हुई है, इसके अलग परिभाषा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं साइज की। तो साइज आपको पता होना चाहिए इसका कितना होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी समांगी मिश्रण को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। अगर मैं बात करूंगा, कुछ चीज़ें हैं इसको देख लेना, टिंडल इफेक्ट ये नहीं दिखाएंगे, ब्राउनी गति ये नहीं दिखाएंगे, स्कंदन नहीं दिखाएंगे, विद्युत कण में संचालन नहीं होगा। याद रखना, रियल जो विलयन होगा वो कभी भी, याद रखना, विद्युत का सुचालक नहीं होगा, कुचालक होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत सारा का सारा न्यूट्रल हो रहा होगा। ये महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, विद्युत के कण यहाँ पर संचालन नहीं करेंगे। बात करते हैं फिल्टर। याद रखना, रियल विलयन कभी भी होगा ना, रियल सॉल्यूशन कभी भी होगा, वो विद्युत का कण का संचालन नहीं करेगा, इसको फिल्टर के द्वारा हम छान नहीं सकते। आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा। निलंबन की बात कर लेते हैं। तो निलंबन में सबसे पहले हम साइज देखेंगे, तो 10⁻⁴ इसका सेंटीमीटर इसका हो सकता है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर अब मैंने ये पानी लिया है, ठीक है, पानी में मैंने बालू डाला, बालू क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आना शुरू हो जाएगा और ये जमीन में आकर बैठ जाते हैं। तो इसी का यही एक यहाँ पर परिभाषा है, जिसमें गुरुत्व बल के कारण विलयन के कण, विलयन यहाँ पर जो क्या है, विलय के कण, सॉरी ये होगा विलय के कण, ठीक है, इसको देख लेना, विलय के कण है, विलय के कण नीचे बैठ जाते हैं, उसको निलंबन कहते हैं। चीज़ को देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। इसी के अंतर्गत यहाँ से प्रश्न बनते हैं हर बार, ठीक है, परिभाषाओं से भी प्रश्न बनते हैं। बालू और लोहा, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एक उदाहरण दिया गया है, बालू और लोहे चूर्ण का निलंबन के अंतर्गत दिया गया है। इनको बिल्कुल अलग अलग करके यहाँ पर छानन विधि द्वारा निकाला जा सकता है। चुंबक को, यहाँ पर चुंबक के द्वारा लोहे को हम लोग अलग कर लेंगे तो बालू अपने आप अलग हो जाएगा। इनकी विधियाँ अलग अलग हैं, ये हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ इसके गुण। इसको नग्न आंखों से देख सकते हैं, सबसे पहली बात, बिल्कुल देख सकते हैं। फिल्टर पत्र में इसको निकाला जा सकता है। टिंडल प्रभाव यहाँ पर थोड़ा सा प्रदर्शित करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, पर ब्राउनी गति यहाँ पर नहीं होती है। इस चीज़ को देख लेना, महत्वपूर्ण है। स्कंदन यहाँ पर होता है, महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देख लेना। अगर मैं बात करूँगा विश्व, यह एक विषमांगी मिश्रण है। इससे पहले जो मैंने आपको रियल सॉल्यूशन बताया, वास्तविक यहाँ पर विलयन बताया, वो एक समांगी मिश्रण है। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको निलंबन बताया है, ये एक विषमांगी मिश्रण है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कोलाइडी विलयन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। कोलाइडी विलयन को यहाँ पर हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। देखो दूध है,
दूध आपका यहाँ पर क्या है ना, ये एक विषमांगी मिश्रण है। इस चीज़ को आप लोगों को देख लेना, क्योंकि ये एक कोलाइडी विलयन है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है कि दूध क्या है, दूध एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि ये एक कोलाइडी विलयन है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं। इसकी जो अगर मैं साइज की बात करूँगा तो 10⁻⁷ नैनोमीटर से लेके 10⁻⁹ यहाँ पर नैनोमीटर तक इसके अंतर्गत ये बीच में हो रहा होता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत यहाँ पर क्या आता है, कोलाइड विलयन आता है। अब कोलाइड को भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोलाइड की भी यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक प्रक्षेपित अवस्था होती है, एक प्रक्षेपित माध्यम होता है, जो मैं अभी आगे आपको अच्छे से समझा दूंगा। प्रक्षेपित जो यहाँ पर जो आपका प्रक्षेपित जो आपका क्या होता है, कण होते हैं ना, वो बिल्कुल विलय की तरह कार्य करते हैं। और जो माध्यम होगा यहाँ पर प्रक्षेपित माध्यम होगा, वो आपका विलायक की तरह कार्य करेगा, अर्थात जो ये कण है इसके अंतर्गत घुले होंगे। आशा करता हूँ आपको ये पूरी चीज़ें अभी समझ में आ जाएंगी जब मैं आगे पूरा इसको समझा रहा हूँ। ठीक है, विलय के कणों का साइज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। देखो यहाँ पर क्या होगा, इसमें विलय और विलायक के कण दोनों के दोनों अलग होते हैं। मैंने अभी बिल्कुल अच्छे से बताया था। इसको प्रक्षेपित यहाँ पर कण कहेंगे, प्रक्षेपित कण कहा जाता है। और विलायक को क्या कहेंगे, प्रक्षेपित माध्यम कहेंगे। ये प्रश्न भी बना है, याद रखना। ठीक है, ये प्रश्न भी बना है कि यहाँ पर कोलाइडी विलयन में जो विलायक जैसा है उसको क्या कहते हैं, प्रक्षेपित। याद रखना क्या कहते हैं, प्रक्षेपित 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 माध्यम कहा जाता है। अगर मैं बात करूंगा विलय को तो प्रक्षेपित कण कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूलना है जो मैंने आपको बताया। इसका साइज यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों आपको लिख रखे हैं। टिंडल प्रभाव यहाँ पर सबसे ज़्यादा शो कौन करेगा, यहाँ पर बिल्कुल कोलाइडी विलयन कर रहे होते हैं। ब्राउनी गति होती है, स्कंदन होता है, विद्युत के कण यहाँ पर संचालन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोलाइडी कण में यानी विद्युत यहाँ पर चल सकता है, यानी इसमें आप लोगों का यहाँ पर विद्युत का प्रभाव हो रहा होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं विलयन में सांद्रता। देखो विलयन में सांद्रता से आपको क्या पता लगता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। एक विलयन के अंतर्गत आपके पास क्या होते हैं, विलय होते हैं और विलायक होते हैं। बस आप इसको सुनते रहे, विलय और विलायक होते हैं। आप इस चीज़ को कैसे पहचानेंगे कि विलय की मात्रा ज़्यादा है या विलायक की मात्रा ज़्यादा है, तो ये सांद्रता से पहचानेंगे। ठीक है, अब आपको नहीं भूलना है विलयन के अंतर्गत विलय की मात्रा क्या है, विलायक की मात्रा क्या है। इसको समझने के लिए आप लोग सांद्रता पर जाते हैं। तो यदि सांद्रता क्या है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। किसी मिश्रण के इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, इस चीज़ को पढ़ लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ आप लोगों को एकदम देखना है। किसी इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या होती है, उसकी सांद्रता कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को देख लेना। यदि मैं विलयन की, देखो अभी मैंने सांद्रता की बात की थी, अब मैं विलयन की सांद्रता की बात करूंगा। तो विलयन जैसी आएगा तो इसके इकाई आयतन में विलय पदार्थ, देखो क्या लिखा है, इकाई आयतन में, ध्यान से देखो क्या लिखा है, किसी विलयन के इकाई आयतन में विलय पदार्थ की उपस्थित मात्रा को कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लेना। किसी विलयन में इकाई आयतन में, मान लो ये विलयन है, इसका एक इकाई आयतन है, इसमें जो जितनी भी मात्रा यहाँ पर विलयी पदार्थ की होगी उसको विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसको यहाँ पर उदाहरण से भी समझाया जाता है, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पर विलयन की सांद्रता कैसे करके, यहाँ पर विलयन का जो प्रतिशत दिया गया है, द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालेंगे, विलय के द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 करके इसका प्रतिशत निकल जाता है। इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, एक आपका दूसरा उदाहरण देखो, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आप लोगों के न्यूमेरिकल के तौर पर आ सकते हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। मैंने आज एक कम्युनिटी बॉक्स में आपसे एक प्रश्न पूछा था है, बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर नहीं दिया है, वो मैं अभी भी समझाने वाला हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कैसे होगा, इस चीज़ को देख लें। देखो एक विलयन में विलय दे रखा है 40 और विलायक दे रखा है 300, यहाँ पर क्या दे रखा है, 320 ग्राम दे रखा है। ठीक है, परंतु हमारे पास उदाहरण, यहाँ पर जो हमारे पास जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या कहता है, विलय का द्रव्यमान देता है अपॉन यहाँ पर देता है विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन का द्रव्यमान देता है। और विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। बस इसमें यही खेल था। आप लोगों ने अगर वो कर लिया होता तो आप कम्युनिटी बॉक्स में उसका आंसर दे रहे होते। तो 40/320 प्लस 40 यानी 360, आप लोग इसको देखेंगे। और इसको जब मैं काटूंगा 1/9 इंटू 100 यानी 11, 1/9% इसका उत्तर हो रहा होगा, या फिर 11.1 इसका उत्तर हो रहा होगा। आप इसको देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को इस बार मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आप लोग उस टाइम कहेंगे कि सर आप लोगों ने उस टाइम नहीं करवाया था, मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं अगर आगे आपसे बात करता हूँ तो इसमें क्या हो जाता है, एक आपका आता है संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, एक आता है अति संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन देखो मैं ऐसे ही समझा देता हूँ आपको क्या होता है।
संतप्त विलयन क्या होगा, इस चीज को देख लेना। एक आपका विलयन है, ध्यान से सुनते रहिए, संतप्त विलयन किसे कहते हैं। देखो ये सारी चीज अगर आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं दूसरे पेन से बना देता हूं। देखो यहां पर आपका ये क्या है, ये आपका विलयन है। इस विलयन के अंतर्गत अगर मैंने कुछ विलय दोला, ठीक है, ये आपका विलायक है, इसमें मैं कुछ विलय क्या डाल रहा हूँ, विलय डाल रहा हूँ, ठीक है। इस विलायक में मैंने कुछ विलय पदार्थ डाला और ये कब तक घुलेगा आपको ये बताइए। जैसे अगर मैंने आपसे कहा आप चीनी को घोलते रहें, घोलते रहें, एक ऐसा टाइम आएगा ना कि चीनी नहीं घुलेगी। जब वो टाइम पर आकर नहीं घुलती है तो उसी को ही हम संतृप्त विलयन कहते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्या लिखा है, वह विलयन, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान से देखें, वह विलयन जिसमें दिए गए निश्चित ताप पर विलय पदार्थ जब और अधिक नहीं घुल सकता तो उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करता हूँ असंतृप्त विलयन की, तो असंतृप्त विलयन भी आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत क्या होगा, देखो जो संतप्त आपका क्या था, संतप्त बता दिया आपको मैंने कि इसमें इससे ज़्यादा और नहीं घुल सकता। क्या कहा मैंने, इससे ज़्यादा और नहीं घुल सकता संतृप्त में। तो यहाँ पर कुछ एक आपका वैल्यू ये मान लीजिए, ये आपके चार देखो ये मान लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा आपको उदाहरण देकर समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, बीकर है। इस बीकर में आपका विलय है, ठीक है, ये विलय है। अगर मैं आपसे कहूँगा कि इस विलय के इस विलायक के अंतर्गत ये विलायक है और यहाँ पर मैं विलय जो डाल रहा हूँ इसमें सिर्फ 4 चम्मच ही हम लोग चीनी डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं, 4 चम्मच की चीनी डाल सकते हैं। और यहीं पर आकर इसके बाद अगर मैं 5वीं डालूंगा तो वो नहीं घुलेगी। तो यानी 4 जो आपका यहाँ पर बैरियर पॉइंट है, तो ये क्या हो रहा होगा, ये इसकी यहाँ पर क्या होगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा, ठीक है। अब ये क्या होता है असंतृप्त विलयन, संतृप्त से एक नीचे, या फिर आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या किया, एक जो मेरे पास बीकर है, इस विलायक में मैंने 3 चम्मच डाल दी। अब मेरे पास तो 4 का था और यहाँ पर 3 हो गया। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि देखें क्या लिखा है यहाँ पर, वह विलयन देखें क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ें। वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अति संतृप्त विलयन क्या होता है, अब आपको मैंने फिर वही बताया, बैरियर पॉइंट 4 का था, यदि इससे ज़्यादा होगी, क्या संतृप्त विलयन से यहाँ पर ज़्यादा होगी उसकी मात्रा तो उसको अति संतृप्त कहेंगे, अगर कम होगी तो उसको असंतृप्त कहेंगे, यदि इसके बराबर होगी, इससे ज़्यादा नहीं घुल सकती तो उसे संतृप्त कहेंगे। आप लोग इस चीज़ों को पूरा अच्छे से समझ चुके होंगे। एक बार और ढंग से मैं समझा देता हूँ। देखो संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन वह होता है जहाँ पर आके विलय अब नहीं घुल सकता। क्या कहा मैंने, जहां जिस विलायक में आके अब विलय नहीं घुल सकता वो उसकी लास्ट पोजीशन है, यहां पर आके नहीं घुल सकता। परंतु असंतृप्त में क्या होगा, यहां पर आके नहीं घुल सकता परंतु इससे कम होगा। याद रखना, संतृप्त से भी कम अगर हम विलय मिलाएंगे तो उसको असंतृप्त विलयन कहेंगे। यदि मैंने संतृप्त से ज़्यादा अगर मैं इसमें कुछ चीज़ घोल रहा हूं, जैसे मैंने चीनी है, देखो चीनी 1 सेकंड के बाद आकर आपकी नहीं घुलेगी। जैसे मान लीजिए 1 गिलास है, 1 गिलास में आप 4 चम्मच डालेंगे घुल जाएगी, 10 चम्मच डालेंगे घुल जाएगी। एक ऐसा समय आएगा जब आप इसमें 50वीं चम्मच डाल रहे होंगे तो आपका पूरा एक गिलास भर चुका होगा, पानी यहाँ पर घुलेगा ही नहीं। तो ये आपका क्या होता है, इसको कहते हैं अति संतृप्त। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं घुलनशीलता की। विलय पदार्थ की वह मात्रा, याद रखना ये क्षमता होती है। ये क्या है, घुलनशीलता को क्या कहते हैं, घुलने की क्षमता, ठीक है। आप बस इसको याद रखें, घुलने की क्षमता। घुलने की क्षमता या घुलने की शक्ति को ही क्या कहा जाता है, यहाँ पर कहा जाता है क्या कहते हैं, विलयन की घुलनशीलता कही जाती है। इसका मतलब क्या है, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो दिए गए ताप पर, याद रखना एक ताप होगा, उस ताप पर संतप्त विलयन में उपस्थित जो आपका यहाँ पर ताप होगा, उस ताप पर यहाँ पर विलयन आपका घुल रहा होगा, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, घुलनशीलता कही जाती है। मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ये आपका शायद थोड़ा सा यहाँ पर डाउट हो रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, देखो क्या लिखा है, मैंने आपको अभी समझाया था संतृप्त विलयन, ठीक है। संतृप्त विलयन आपका ये है, ठीक है, ये आपका बैरियर पॉइंट है, यानी 4 ही चम्मच यहाँ पर, इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा, इससे ज़्यादा ये नहीं घुलेगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं घुलेगा, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, इससे ज़्यादा आप लोगों का नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर ये 4 चम्मच है। यदि मैं आपसे कहता हूँ घुलनशील क्या है, यानी 4 चम्मच तक जब तक ये घुल गया, 4 चम्मच तक घुल गया, यही इसकी क्या है, घुलनशीलता भी है। याद रखना, संतृप्त तक आते आते किसी विलायक में अगर मिल जाता है तो वह उसकी घुलनशीलता कहलाती है। घुलनशीलता क्या है, घुलने की शक्ति को घुलनशीलता कहते हैं, ठीक है। आपको अब नहीं करना है गलत। आगे बात कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न कितने बनते हैं मैं पहले ही बताऊंगा। देखो कोलाइट के उदाहरण लेकर आया हूँ, कोलाइट के उदाहरण से यहाँ पर बहुत प्रश्न बनते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को देख लेना। एरोसोल से ऐसे प्रश्न बनेंगे कि कोहरा के अंत, देखो मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी,
एक चीज़ बताई थी आपको, प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षेपित अवस्था, इस चीज़ को मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। अगर मैं बात करता हूँ प्रक्षेपित प्रवस्था की तो इसको विलय कहते हैं। अगर मैं प्रक्षेपण माध्यम की बात करूंगा तो इसको विलायक कहते हैं। ठीक है, तो यानी प्रक्षेपित प्रवस्था किस में रहती है? प्रक्षेपण माध्यम में रहती है। तो याद रखना, द्रव जब गैस में जाएगा, द्रव जब, इसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको भी गलत कर रहे होंगे तो वहां पर गलती हो जाएगी। देखो एरोसोल क्या है ना, एरोसोल ये है कि द्रव जब गैस में जाता है, ये नहीं गैस जब द्रव में जाएगी, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वो आपका फ्रोम हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखो मैंने क्या कहा है, जब द्रव आपका क्या है, इसको ध्यान से देखें, ये द्रव है। ठीक है, जब द्रव आपका गैस में जाएगा यानी प्रक्षेपित प्रवस्था जब आपकी प्रक्षेपित माध्यम में जाएगी तो एरोसोल बनेगा। इसके उदाहरण क्या है? कोहरा, बादल और कुहासा। ठीक है, यहां से प्रश्न बनते हैं। कोहरा किसका उदाहरण है? तो एरोसोल का है। धुआं किसका उदाहरण है? तो एरोसोल का है। परंतु धुआं और कोहरे में क्या अंतर है, इसको ध्यान से सुन लेना। धुएं और, देखो ये सारे के सारे तो कोलाइडी विलयन के उदाहरण है, परंतु धुएं क्या लिखा है यहाँ पर, कोहरा और धुएं में क्या अंतर है, इसको ध्यान से सुनना। जो प्रक्षेपित अवस्था थी यानी द्रव को जब हमने गैस में मिलाया था तब हमारा कोहरा बना था, परंतु यहाँ पर हम जब ठोस, याद रखना क्या लिखा है मैंने, ठोस जब हम गैस में मिलाएंगे तब हमारा धुआं बनेगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखो यहीं से प्रश्न बनेंगे, प्रश्न यहीं से बनेंगे और यही दिमाग घुमाने वाले प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। सेविंग क्रीम की बात करेंगे तो यहाँ पर फ्रोम होगा। ठीक है, दूध की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का क्या हो रहा होगा, क्रीम हो रहा होगा। इस चीज़ का आप लोग अच्छे से यहाँ पर स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो 15 तारीख को, 15 फरवरी को मैं सारी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बहुत अच्छे से बना रहा हूँ अपनी ये PDF। तो आप लोग जब यहाँ पर मेरे 15 तारीख तक ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको पूरा अच्छे से दे दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब भी साथ साथ करते रहना। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आप लोग इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो ही हमें आगे प्रश्न, ये वीडियो बनाने का मन भी करता है और हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन से इसको बना रहे होते हैं। ठीक है, देखो प्रक्षेपित अवस्था क्या है, इसको ध्यान से सुन लीजिए। थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, ये एक विलय है। याद रखना, कोलाइड में कभी भी अगर कुछ चीज़ विलय होगी, पूछेंगे कोलाइड में विलय की तरह क्या काम करता है, प्रवस्था करती है। प्रक्षेपित माध्यम क्या करेगा, विलायक की तरह कार्य करेगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। टिंडल, ये भी पूछा जाता है टिंडल इफेक्ट क्या है, तो ध्यान से सुन लीजिए। कोलाइड के कण प्रकाश के किरणों को जब फैला देते हैं, देखो क्या होता है, आपके ये पेड़ हैं, ठीक है, बहुत सारे पेड़ हैं, देखो हरा रंग का भी आ गया है, तो ध्यान से सुनते रहिए। ठीक है, पेड़ हैं तो पेड़ों के बीच में भी कुछ गैप होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सूर्य की जब किरणें जब यहाँ से निकलती हैं तो वो भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखाती हैं। याद रखना, यहाँ से जो आपका प्रकीर्णन होगा प्रकाश का, उसको यहाँ पर टिंडल इफेक्ट ही कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको ये आपने देखा भी होगा। अगर मैं बात करूँ घर में जो प्रोजेक्टर होगा, याद रखना प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर में क्या होता है, प्रोजेक्टर से आपको देखा होगा लाइट निकलती है ना बहुत सारी, जब आप उसके बीच में आ जाते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा, तो आप उसकी तरफ जो वहां से आ रहा होगा वो आपके चेहरे पर या आपकी बॉडी पर इस चीज़ को छपने लग जाएगा। इसी चीज़ को टिंडल इफेक्ट भी कहा जाता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिश्रण के घटक। देखो मिश्रण के जो यहाँ पर घटक के जो पृथक करने की यहाँ पर जो विधियाँ हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली विधि आप लोगों की आती है वाष्पीकरण की। तो इसमें हम लोग समुद्र के नमक को, सियाही, इंक को डाई अलग करने को यहाँ पर इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं कि देखो वाष्पीकरण क्या होता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। देखो ये मान लो ये आप लोगों का यहाँ पर बीकर है, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इसकी क्या करा, तापमान बढ़ा दिया। अब मैं समुद्र से पानी लेकर आया, आपको पता है पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही मैं इसको आग लगाता रहूँगा या फिर इसमें हीट देता रहूँगा, आग मत कहिए, हीट देता रहूँगा, तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा और ये गर्म होते होते ये वाष्प बन जाएगा। जो भी चीज़ें नीचे तलहटी में रह जाएंगी, यदि वो अशुद्धियाँ भी हैं तो बाद में उसको हम लोग किसी और विधि से अलग करेंगे, परंतु यहाँ पर जो आपकी इकट्ठा की जाएगी इसमें ही नमक है। मान लो इसमें कुछ और अशुद्धि है, ठीक है, इसमें हम लोग रेत मान लेते हैं। ठीक है, रेत है इसके अंतर्गत, तो इसको ध्यान से सुनिए। इसको क्या करेंगे, दोबारा से फिर हम लोग पानी में मिलाएंगे। ठीक है, फिर इसको छान लेंगे। आपको पता है देखो देखो, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप लोग इसको समझते हैं ढंग से। देखो समुद्र है, समुद्र में आपको पता है रेत भी है, आपकी मिट्टी भी है, सब कुछ है, आपको पता है। इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इस तलहटी में सब कुछ है, तो इसमें से आपका नमक भी है। नमक किस में है, पानी में, तो पानी के साथ आपके क्या आ जाएंगे, रेत के कण भी आ गए। पहले रेत को अलग करेंगे छानन विधि द्वारा, फिर उसके बाद जो पानी है उस पानी को भाप द्वारा या फिर वाष्पीकरण द्वारा समुद्र के नमक को बदला जाएगा। तो इसके क्या उदाहरण है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, प्रश्न पूछे जाते हैं। समुद्र से नमक बनना कौन से पृथक्करण विधि के द्वारा होता है, वाष्पीकरण के द्वारा। सिहाई, याद रखना
जो आपका स्याही होता है ना, स्याही से काले रंग की जब हम इंक को चुराते हैं या फिर निकालते हैं, उसके लिए भी ये डाई को अलग करने के लिए वाष्पीकरण का प्रयोग किया जाता है। अपकेंद्रण विधि आपको सबको पता होगा, घर में जो आपका दही है उससे आप मट्ठा बनाते हैं, फिर आप लोग यहाँ पर बटर बनाते हैं, वो सब अपकेंद्रण विधि होती है। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक अपकेंद्रण होता है, एक अभिकेंद्रण होता है। ये मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा, तब भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। अपकेंद्रण क्या होता है? बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है, ठीक है। अभिकेंद्रण केंद्र की ओर फोर्स लगता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम यहाँ पर अपकेंद्रण की बात करते हैं तो वॉशिंग मशीन से जो कपड़ों में से यहाँ पर जितनी भी धूल निकलती है, कैसे निकलती है, बहुत ही तेज घूमता है, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। जांच में प्रयोगशाला में रक्त और रक्त से प्लाज्मा को अलग करना, मूत्र, यदि आपका मूत्र है, याद रखना, प्रयोगशाला में जब आप लोग अपने टेस्टिंग कराते हैं, यहाँ पर अपनी यूरिन टेस्ट करवाते हैं, तो वहाँ पर भी इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। पृथक्करण की बात करते हैं, तेल व पानी अनुशीलन, यहाँ पर क्या होगा? अनुघुलनशील द्रव के लिए किया जाता है पृथक्करण का उपयोग। आशा करता हूँ इस चीज़ को समझे होंगे। उद्रपातन आपको पता है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, इसको क्या होता है? देखो मैं आपको बता देता हूँ। मान लिया यहाँ पर ये कपूर है और इसी में बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? नीचे से हीट देना शुरू कर देंगे, और आपको पता है ये क्या करता है? सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाएगा। ऊपर हम कुछ चीज़ लगा देंगे तो यहाँ पर ये चिपक जाएगा गैस के फॉर्म में, फिर हम इसको बाद में करके इसको निकाल लेंगे। देखो ये सारी चीज़ें एक अलग तौर पर आपको मैं अलग से समझा दूंगा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। क्रिप्टोग्राफी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होगा? ध्यान से सुन लीजिए, इसमें उन विलय पदार्थों को अलग करते हैं जो विलायक, एक ही विलायक में यहाँ पर घुले रहते हैं। यदि मैं आपसे बात करूं, जैसे एक इंक है, ठीक है। देखो यदि आप लोगों ने अपने 9th-10th में ये सारे प्रोजेक्ट नहीं करे हैं तो आप लोगों को ये चीज़ें शायद परेशानी हो रही होगी, परंतु जब हम लोग थे तो हम लोगों ने सारी चीज़ें वहाँ पर, देखो हमारे सर ने पूरा अच्छे से समझाया था, तो अभी भी हम लोग को ये चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ पर देखो क्या था, इस चीज़ को आप लोग देखें, तो यहाँ पर क्या है? देखो इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहाँ पर इंक है, ठीक है। इंक के लिए हम लोग एक कागज़ डालते हैं इसमें, और कागज़ जब इसमें डालते हैं और यहाँ पर जब हम एक सॉल्यूशन डालेंगे तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर जो इंक है ना, आपकी थोड़ी देर बाद इसके ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी, आपको पता है, ठीक है। ये ऊपर की ओर चढ़ने लगेगी और यहाँ पर अलग अलग रंग प्रदर्शित कर देगी। तो इसी तरह हम लोग क्या करते हैं? डाई के रंग को, डाई में भी बहुत सारे रंग होते हैं, हरे, नीले, काले, पीले, ये हम उनको भी अलग करने के लिए, याद रखना, बहुत बारीक चीज़ों को अलग करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग होता है, यानी मेन डाई के लिए, ठीक है। अगर डाई का आएगा, आसवन विधि क्या होता है? याद रखना, कथनांक के बीच में अगर कथनांक यदि दो द्रव हैं, इसमें क्या होगा? पहली बात तो दो द्रवों के बीच में होगा, पहली बात तो दो द्रव क्या है? जल भी है और एसीटोन भी है, पर इनका क्या होगा? कथनांक, एक कथनांक होगा जिसमें ये लोग अपना वाष्प अवस्था में बदल जाएंगे। तो एसीटोन का कम होता है, जल का बहुत यहाँ पर ज़्यादा होता है, तो पहले एसीटोन हो जाएगा, फिर उसके बाद जल होगा। तो परंतु इसमें एक महत्वपूर्ण एक इसकी कंडीशन है कि इसका कथनांक का अंतर 25 डिग्री यहाँ पर केल्विन होना चाहिए, तभी आसवन विधि लग पाएगी, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। क्रिस्टलीकरण आपको पता होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे समुद्र में पदार्थ होते हैं, उनको क्रिस्टल करके, जो आपके क्रिस्टल होते हैं उनको छानन विधि द्वारा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। देखो ये सारे मैं आपको एक अलग से करवा दूंगा। फटकन विधि क्या है? चुंबकीकरण से आपको पता है लोहे को कैसे करके, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं, रेता भी है, बजरी भी है, उसमें आपका लोहा है, तो उसके ऊपर क्या कहते हैं, चुंबक लगाओगे, तो आपने घर में भी किया होगा। तो ये चीज़ें आपको बताने की नहीं है, तभी मैं आपके लिए सारी चीज़ विधि ले आया हूँ। आशा करता हूँ आपने सारी चीज़ें अच्छे से देख ली होंगी। अब हम आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? देखो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें हम पुराने पदार्थ को दोबारा से बना सकते हैं। याद रखना, ये महत्वपूर्ण है, चीज़ को आप लोग देख लेना। पुराने पदार्थ का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है, तो उसी को यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यदि आप लोग अगर देखेंगे, ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे, तो इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया जिसमें होती है, मेन चीज़ क्या है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी? भोजन के पाचन करते समय, जब मैं अभी बायो में आपको बताऊंगा कितने एंजाइम इसमें यूज में आते हैं, क्या क्या रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो भोजन का पाचन तो आपको वैसे ही पता लग गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया क्या होता है? पुराने पदार्थ को नए पदार्थ में कभी नहीं बदल सकते, जैसे पेड़ का काटना, जितनी भी चीज़ को यहाँ पर देखो, फलों का सलाद काटना, जल का साधारण नमक में घुलना, बर्फ का पिघलना, ये सारे भौतिक परिवर्तन हो रहे होंगे। यदि मैं आपसे बात करूंगा रासायनिक परिवर्तन की, तो भोजन का पचना, भोजन का पकना, लोहे पर जंग लगना, सब्जियां काटने से चाकू का रंग का बदलना भी आपका रासायनिक अभिक्रिया है। लकड़ी और कागज का जलना आप लोगों का क्या हो रहा होगा? ये आपका रासायनिक परिवर्तन हो रहा होगा। देखो इसके अलावा भी हैं बहुत सारी चीज़ें,
वो आपको सारी MCQ में मिलेगी, जो आपके लिए 20 फरवरी से बिल्कुल हम लेकर आएंगे। लगभग मैं 10 MCQ आपको फ्री करवाने वाला हूं। यदि आपने इन 10 में मेरे साथ पूरा अच्छे से एंड तक जुड़ेंगे, आप लोगों ने यदि ये सारी वीडियो देखी होगी तो तभी आप उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे। इसलिए ही मैं आप लोगों के लिए 30 दिन में ये पूरा फ्री कोर्स करवा रहा हूँ। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा। आशा करता हूँ आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी विद्यार्थी नए हैं, इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करेंगे। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।